हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बाल विकास की आपकी तीसरी क्लास वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव। इसमें देखेंगे मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। मानव का विकास बहुत सारे कारक होते हैं, उनसे होता है, जिनमें दो प्रभावी तत्व वंशानुक्रम व वातावरण प्रमुख हैं। जैविक विकास का दायित्व माता पिता पर होता है और सामाजिक विकास का वातावरण पर। कोल तथा ब्रूस ने बताया कि जीव गर्भाधारण के समय से ही वंशानुगत क्षमता के अनुसार ही संवेदनशील, सक्रिय रहने वाला और प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। तो ऐसे ही वुडवर्थ ने भी कहा है कि एक पौधे का वंशक्रम तथा वातावरण का अध्ययन प्राणी के विकास तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक, तो ये कोल तथा ब्रूस ने बताया जीव गर्भाधारण के समय ही वंशानुगत क्षमता के अनुसार ही संवेदनशील, सक्रिय रहने वाला और प्रभावी व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। वुडवर्थ का कथन है कि एक पौधे का वंशक्रम तथा वातावरण का अध्ययन प्राणी के विकास तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो जिस तरह वंशानुक्रम और पर्यावरण विकास में दोनों ही उत्तरदायित्व तो रहते हैं, इसी तरह तो अब देखें वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है। तो वंशानुक्रम का अर्थ है कि जो हमारे पूर्वज के द्वारा हस्तांतरित किए गए गुणों के मिश्रित समूह को वंशानुक्रम कहा जाता है। अतः वंशानुक्रम जन्मजात गुणों का योगफल है। जीव विज्ञान के अनुसार क्या होता है कि जीव विज्ञान के अनुसार निषेचित अंड में उपस्थित संभाव्य गुणों का योगफल ही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जो देखिए नीचे है। वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित होती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म के लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। ये कथन है वुडवर्थ का कथन है वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म के लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थीं। तो बी.एन. झा ने बताया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये बी.एन. झा रही फोटो दिख रही है, ये बी.एन. झा की है। तो बी.एन. झा ने बताया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। फिर H.A. पीटरसन ने बताया कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। माता पिता की जो भी शारीरिक विशेषताएं होंगी, मानसिक विशेषताएं होंगी, उनका संतानों में हस्तांतरण होना, माता पिता के द्वारा जो विशेषताएं थीं उनकी वो उसके संतान में चली जाना ही वंशानुक्रम है। ये H.A. पीटरसन ने बताया। फिर थॉम्सन ने कहा है कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीड़ितों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। वंशानुक्रम का क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए जो पीढ़ियों के बीच संबंध होता है, उनको संबंध सुविधाजनक शब्द देने के लिए वंशानुक्रम दिया, ये कहा है थॉम्सन ने। ठीक, तो कभी कभी यह देखने को मिलता है कि विद्वान माता पिता का बालक मूर्ख और मूर्ख माता पिता का बालक विद्वान होता है। इसका कारण यही है कि बालक को केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि उनके पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। अच्छा, वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है ये देखेंगे। वंशानुक्रम की प्रक्रिया, मानव शरीर किसका योग है? कोषों का, सेल्स का। ठीक, ये कितने कोषों से बना होता है? मानव शरीर का जो प्रारंभ होता है कितने कोष से होता है? एक कोष से मानव शरीर का आरंभ होता है। तो शरीर का आरंभ एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। यह कोष 2, 4, 8, 16, 32 और इसी क्रम में आगे की संख्या में बढ़ता चला जाता है। संयुक्त कोष में उत्पादक कोषों का योग कितना होता है? 2 कोष का। संयुक्त कोष कितने उत्पादक कोषों का योग होता है? तो ये होगा 2 कोष का। देखिएगा, संयुक्त कोष कितने उत्पादक कोषों का योग होता है? 2 कोष का। फिर आगे देखेंगे उत्पादक कोष किसके समान संख्या में आगे बढ़ते हैं? संयुक्त कोष के समान। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, संयुक्त कोष में एक कोष पिता का कोष होता है जिसे पितृकोष कहते हैं। संयुक्त कोष में एक कोष पिता का होता है जिसे पितृकोष कहते हैं और दूसरा कोष माता का होता है जिसे मातृकोष कहते हैं। तो पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र, कुल मिला के 46। और गुणसूत्रों की संख्या, जोड़े जो बोलते हैं, संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र के बारे में मनु ने लिखा है
कि हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित होती हैं। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पैतृकों, जिन्हें जीन्स कहते हैं इंग्लिश में, पैतृकों में होती हैं। जो विशेषताएं हम लोगों को मिलती हैं असंख्य परंपरागत, वो सभी गुणसूत्र में निहित होती हैं, जिसे जीन्स कहते हैं। एक गुणसूत्र में 40 से 100 तक पितृक होते हैं। एक गुणसूत्र में 40 से 100 तक पितृक होते हैं और यही हमारे वंशानुक्रम को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक पितृक का एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है, इसलिए इन पितृकों को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। यदि पितृक शारीरिक एवं मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, यही पितृक जो होते हैं, यही जीन्स जो होते हैं, शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। पितृक बच्चों की प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते हैं। पितृक जो होते हैं वो बच्चों की प्रमुख विशेषताएं और गुणों को निर्धारित करते हैं और पितृकों के सम्मिलन के परिणाम को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। कथन है सोरेनसन का। सोरेनसन ने कहा है कि पितृक बच्चों की प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते हैं, पितृकों के सम्मिलन के परिणाम को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम के नियम क्या होते हैं? न केवल वैज्ञानिक बल्कि जीव विज्ञान के लिए वंशानुक्रम एक अत्यंत और रोचक रहस्यमय विषय है। अनेक शोध कार्यों तथा प्रयोगों के आधार पर वंशानुक्रम के कुछ सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया गया। एक पहला नियम बताया गया है बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया बीजमैन ने। बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया। याद रहेगा बीज कोष, उसी से बीजमैन। ठीक, बीज कोष की निरंतरता के नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता। बीज कोष की निरंतरता के नियम के अनुसार, बीज कोष निरंतरता का जो नियम है उसके अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता। बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये कथन है बीजमैन का। बीजमैन ने बताया कि बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलते हैं उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा नियम है समानता का नियम। समानता का नियम बताता है कि समान को ही जन्म देता है। समानता का नियम ये बताता है कि जो समान व्यक्ति है तो व्यक्ति को जन्म देगा, हाथी है हाथी को जन्म देगा। ये है समानता नहीं। समान व्यक्ति किसी, जैसे इस नियम के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक दृष्टि से सुंदर माता पिता के बच्चों में सुंदर होने की तथा कुरूप माता पिता के बच्चों में कुरूप होने की संभावना रहती है। यह है समानता का नियम। अब देखेंगे भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम क्या है? इस नियम में बालक अपने माता पिता के पूर्णतः समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इस भिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषताएं होती हैं। जो उनके उत्पादक कोष होते हैं, सेल्स जो होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं। इसके कारण बालक माता पिता से भिन्न होते हैं। ठीक, सोरेनसन का कथन है कि उत्पादक कोषों में अनेक पितृक गुण होते हैं जो विभिन्न प्रकार के संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। तो उत्पादक कोषों में अनेक पैतृक गुण होते हैं जो विभिन्न प्रकार के संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। ये कथन है सोरेनसन का। अब चौथा नियम देखेंगे, प्रत्यागमन का नियम। ये नियम क्या बताता है कि इस नियम में है कि विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन है। जो बालक में विपरीत गुण उत्पन्न होते हैं अपने माता पिता से, उसे विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभावान होने की प्रवृत्ति और कम प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में अधिक प्रतिभावान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम लोग पांचवा देखें, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम क्या कहता है कि माता पिता द्वारा अपने जीवन में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। माता पिता द्वारा अपने जीवन में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। ये है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। फिर अगला है मेंडल का नियम।
मेंडल का नियम बताता है कि मेंडल के नियम के अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने अपने मौलिक या समान रूप की ओर अग्रसर होती हैं। जब वर्णसंकर अपने स्वयं के पितृ या मातृ उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। ठीक, अगला देखेंगे बालक का वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है उनके वंशानुक्रम का। मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के महत्व को संबंध में किए गए अध्ययन और परीक्षण के आधार पर यह सिद्ध किया कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक, थॉर्नडाइक ने बताया कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। बालक में जो भी शक्तियां हैं उसका कारण है उसका वंशानुक्रम। यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की भी लंबाई कम या अधिक होती है। ये बताया है कार्ल पियर्सन ने बताया कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चे की भी लंबाई कम या अधिक होती है। ये कथन है कार्ल पियर्सन का। फिर बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति नीग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। ये कथन है क्लीनबर्ग का। क्लीनबर्ग ने बताया कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। ठीक, कैटल का कथन है कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। ये कैटल का कथन है। आगे है गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। अगर किसी के माता पिता गुणवान और प्रतिष्ठित हैं तो उनकी संतान भी प्रतिष्ठित होगी। यह कथन है विनसिप का। विनसिप मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने बताया कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। फिर आगे चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। ये कथन है डगडेल का। डगडेल ने बताया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। जैसे नहीं कहते किसी का चरित्र डगमगा गया तो उसी से याद रहेगा कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। डगडेल का कथन है। व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। ये किसका कथन है? कि गाल्टन का कथन है। गाल्टन का कथन है व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। जैसे गाल्टन ने और बताया कि गाल्टन ने लिखा है कि महान न्यायाधीश, राजनीतिक, सैनिक, पदाधिकारी, साहित्यकार, वैज्ञानिक और खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनके परिवारों में इन्हीं क्षेत्रों की प्रशंसा प्राप्त अन्य व्यक्ति भी हुए हैं। अगला कथन है मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। ये कथन है गोडार्ड का। अगला है वातावरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में वातावरण के अर्थ व्यक्ति के चारों ओर उपस्थित परिस्थितियों से है। पर्यावरण दो शब्दों से बना है, परि तथा आवरण। पर्यावरण में पढ़ा होगा आपने। पर्यावरण दो शब्द परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या ढकने वाला। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। वातावरण की कुछ परिभाषाएं हैं। वुडवर्थ ने बताया कि वातावरण में वे सब तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये कथन है वुडवर्थ का। अगले डगलस और हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि विकास और परिपक्वता को प्रभावित करती हैं। ये बताया था डगलस तथा हॉलैंड ने कि वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि विकास और परिपक्वता को प्रभावित करती हैं। एनास्टसी का कथन है वातावरण वह हर वस्तु है। वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्तियों के पैतृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। जो व्यक्तियों को पैतृक से मिले होते हैं, जीन्स मिले होते हैं, उसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वातावरण वह हर वस्तु है। फिर रॉस का कथन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन है रॉस का। अब देखेंगे बालक पर वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है कि शारीरिक अंतर का प्रभाव। पहला प्रभाव है शारीरिक अंतर पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल डिफरेंस।
फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। फ्रेंच बोन्स ने बताया कि अलग अलग प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। फिर प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, क्लार्क का कहना है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। मानसिक विकास पर प्रभाव, गोर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इन्होंने बताया कि अगर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिले किसी बच्चे को, किसी बालक को, तो उसकी मानसिक विकास की गति भी धीमी हो जाती है। फिर बुद्धि पर प्रभाव क्या पड़ता है वातावरण का? कैंडल ने बताया कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या है? कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। अनाथ बच्चों पर प्रभाव, समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और परालंबी बच्चे आते हैं। वे साधारणतः निम्न परिवारों के होते हैं। कल्याण केंद्रों में उनकी अच्छी विधि से पालन किया जाता है। इस प्रकार वातावरण में पाले जाने वाले बच्चों के बारे में वुडवर्थ ने लिखा कि वे समग्र रूप में अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों और शैक्षिक योग्यताओं में बहुत अधिक समानता होती है। जुड़वा बच्चों का प्रभाव, ठीक, ये हो गए बालक पर वातावरण का प्रभाव। ठीक, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।